एक झटका और सब कुछ बदल गया। फिलीपींस में आया 7.8 तीव्रता का भूकंप ने काफ़ी सारी इमारतें गिराईं और 15 लोगों की मौत हुई। और समुद्र की लहरें यहाँ पर 4.5 फीट ऊंची देखने को मिली हैं और 2 घंटे में 138 भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप देखने को मिला है, जिसमें कई सारे इलाकों में तबाही मचाई और भूकंप के कारण कई सारी इमारतें गिरी हैं, लोगों की जान गई और समुद्र की जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची उठी हैं। इसके बाद लगातार कई झटके भी महसूस किए गए, यानी कि 2 घंटे में 138 जो भूकंप के झटके हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। और यह घटना फिलीपींस के लिए एक प्राकृतिक आपदा साबित हुई है। यहाँ पर हम देखें तो घटना क्या हुई है। सबसे पहले फिलीपींस में जो है 7.8 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला है। जब यहाँ पर भूकंप का मापन किया गया है तो ये 7.8 तीव्रता इसकी पाई गई है और इसका जो केंद्र है वो समुद्र के नीचे से पाया गया, यानी कि समुद्र के नीचे से जो यहाँ पर लहरें हैं वो उठी हुई हैं। उसके साथ ही ये जो भूकंप है वो यहाँ पर देखने को मिला है और इसके साथ ही यानी कि जो यहाँ पर भूकंप है वो तेज झटकों के कारण जो है उठा है, जिससे कई सारी इमारतें जो है वो गिरी हुई हैं और कई सारे लोग जो है वो घायल हुए हैं और इसमें 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कम से कम जो 15 लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है और कई सारे लोग इसमें घायल भी हुए हैं। लोगों में डर का माहौल बन गया है और अफरा तफरी मच गई है वहाँ पर। इसके साथ ही तुरंत राहत और बचाव के लिए भी कार्य जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। अब भूकंप के बाद सुनामी का खतरा क्यों है, हम देखें तो सुनामी क्यों आई। जब समुद्र के नीचे जो है भूकंप आता है तो समुद्र की जो सतह है वो अचानक ऊपर नीचे होने लग जाती है, जिसमें विशाल लहरें पैदा होती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जो समुद्र में यहाँ पर के नीचे जो भूकंप है वो यहाँ पर देखने को मिला है 7.8 तीव्रता का, जिसके कारण जो यहाँ पर सतह है उसमें जो अचानक ऊपर नीचे होने लगी और उसके साथ ही लहरें जो है उनकी ऊंचाई भी 4.5 जो है लहरों की ऊंचाई देखी गई है। प्रभाव क्या हुआ कि यहाँ पर जो लहरें हैं वो लगभग 4.5 फीट अधिक ऊंची दर्ज की गई हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है और उसके साथ ही मछुआरे और समुद्री गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, यानी कि कोई भी अब जो है समुद्री क्षेत्र में नहीं जाएगा ताकि उनको लिए जो है खतरा साबित ना हो। उसके साथ ही हम देखें तो ऑफ स्टॉक क्या होता है। मुख्य भूकंप के बाद जो है पृथ्वी की प्लेटें जो है वो पूरी तरीके से स्थिर नहीं होती हैं, यानी कि अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी है कई सारी प्लेटों से बनी हुई है। तो हम देखें तो भूकंप के बाद जो प्लेटें हैं वो स्थिर नहीं होती हैं, या फिर हम कहें भूकंप के समय हमारी जो प्लेटें हैं वो स्थिर नहीं होती हैं, वो हिलती हैं। इसलिए बार बार छोटे छोटे झटके जो है महसूस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 घंटे में लगभग 138 जो झटके हैं वो यहाँ पर महसूस किए गए हैं। इसे क्या है आफ्टर शॉक कहा जाता है। लगभग 138 आफ्टर शॉक दर्ज किए गए हैं इस भूकंप में। इससे पहले क्षतिग्रस्त इमारतों और जो नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि जो यहाँ पर इमारतें हैं वो गिर गई हैं, जिससे काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। अब हम देखें तो फिलीपींस में भूकंप क्यों बार बार आते हैं। फिलीपींस प्रशांत महासागर के जो रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है, जहाँ कई टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो हमारी पृथ्वी कई सारी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। जैसे हमारी पृथ्वी जो है कई सारी ऐसी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, तो जब ये प्लेटें जो है आपस में टकराती हैं तो इससे क्या होता है कि जो भूकंप है वो पैदा हो जाता है। इसी कारण फिलीपींस में हर वर्ष जो है हजारों भूकंप दर्ज किए जाते हैं। अधिकांश छोटे होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ही शक्तिशाली भूकंप देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो अभी हाल ही में आया है 7.8 तीव्रता का भूकंप, जिसमें जो समुद्र की लहरें हैं वो भी यहाँ पर लगभग 4.5 ऊंची देखने को मिली हैं और काफ़ी लोगों यहाँ पर जो है घायल भी हो गए हैं, जिसके कारण अब हम देखें तो सरकार के द्वारा इसको लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है। राहत और बचाव के लिए दल सेना जो यहाँ पर तैनात किए गई है और उसके साथ ही प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं, यानी कि वहाँ पर लोगों के लिए जो यहाँ पर शिविर है वो बनाए गए ताकि उनको भोजन, पानी और दवाइयों की व्यवस्था करवाई जा सके। तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जा रहा है, यानी कि जो यहाँ पर जिन क्षेत्रों में इमारतें गिरी हैं और कितने लोग घायल हो गए हैं, इसका जो सर्वेक्षण है वो शुरू कर दिया गया है। उसके साथ अगर हम देखें तो इससे हमारा जो जनजीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी लोग यहाँ पर जो है घायल हो गए हैं और इमारतें गिरने से उन लोग
जो है बेघर भी हो गए हैं और उसके साथ ही लोगों के पास रहने का घर नहीं, उनकी आजीविका पर भी इसका असर पड़ेगा और उसके साथ ही शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि वहाँ पर रहने वाले जितने भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा में विविधता आएगी। यानी कि अब यहाँ पर देखें, अगर कोई स्कूल या फिर वहाँ से अगर उनके जो घर है वो यहाँ पर एक तरीके से जो है टूट गए होंगे तो फिर वो जो है यहाँ पर शिक्षा प्राप्त अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसके साथ ही स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। यानी कि काफ़ी लोग इस भूकंप के कारण घायल हुए हैं और लोगों को यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये भूकंप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखा गया है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा, यानी कि संपत्ति का नुकसान होगा। यानी कि अगर हम देखें तो कुछ जो क्षेत्र हैं, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर भूकंप देखने को मिला है तो उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जो है संपत्ति का नुकसान हुआ है। यानी कि उनकी इमारतें गिरी या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर गिरी है, तो इससे उनकी पास जो संपत्ति थी या फिर उनका जो आजीविका का साधन था वो एक तरीके से नष्ट हो गया और उसके साथ ही इससे व्यापार पर भी जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा और उसके साथ ही सरकारी खर्च भी इसमें आने वाला है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर प्रभावित हुए हैं इस भूकंप से, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना, इसमें सरकार का जो खर्च है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले समुद्री पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो यहाँ पर समुद्री जीवों के जो प्राकृतिक आवास हैं वो यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं। उसके साथ ही तटीय क्षेत्रों में कटाव बढ़ सकता है। यानी कि समुद्र की लहरें जो है ऊपर उठी हैं, उसके साथ ही जो समुद्र का पानी है वो बाहर निकला होगा, तो इससे क्या होगा कि जो तटीय वाले क्षेत्र हैं उनमें कटाव देखने को मिलेगा। उसके साथ ही भूमि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में जो है जमीन धंसने की घटनाएं हो सकती हैं और भूस्खलन जो है यानी कि लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है। उसके साथ आपदा प्रबंधन के लिए क्या सीख हो सकती है? सबसे पहले अगर हम देखें तो अल्पकालीन उपाय क्या हो सकता है? लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, उसके साथ ही उनको राहत सामग्री उपलब्ध करवाना, उनके लिए खाने के लिए व्यवस्था, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाना और उनको जो है एक तरीके से यहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, इस तरीके के जो सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध करवाना। उसके साथ दीर्घकालीन उपाय क्या हो सकते हैं कि जो भूकंपरोधी इमारतें हैं उनका निर्माण करना, यानी कि जो भूकंप के कारण इमारतें टूट चुकी हैं उनको दोबारा से निर्माण करके उनको बनाना। उसके साथ ही बेहतर चेतावनी प्रणाली विकसित करना और लोगों को आपदा से बचाव का प्रशिक्षण देना। यानी कि जो ये आपदा आई है जिसके कारण लोगों को यहाँ पर बचाव करना चाहिए। उसके साथ ही तटीय क्षेत्रों को नियमित मॉक ड्रिल कराना। उसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है कि बचाव एजेंसियाँ तेज़ी से काम जो यहाँ पर बचाव एजेंसियाँ वो तेज़ी से काम करें ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके, ताकि लोग जो हैं यहाँ पर घायल ना हो, लोगों को जो है इस भूकंप के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित ना हो। चेतावनी प्रणाली कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। यानी कि यहाँ पर लोगों को चेतावनी देने से तो कई लोगों की जान जो है वो बच सकती है। उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलने से की संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम नकारात्मक प्रभाव देखें तो जान माल की भारी नुकसान हुआ है। यानी कि काफ़ी लोगों का जो इसमें घायल हुए हैं और काफ़ी लोगों की इसमें 15 लोगों की जो मौत है वो भी देखने को मिली है। हज़ारों लोग इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं, लोगों के घर टूट गए हैं और उनके जो यहाँ पर आजीविका का साधन जैसे कि किसी की बिल्डिंग हो गई, इमारत, वो यहाँ पर टूट गई है और उसके साथ ही उनकी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो भी यहाँ पर बाधित हो चुकी हैं। निष्कर्ष क्या है? फिलीपींस में आया 7.8 तीव्रता का भूकंप एक गंभीर प्राकृतिक आपदा थी। इसने न केवल लोगों की जान और उसके साथ ही संपत्ति का भी नुकसान किया है, बल्कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला है। यह घटना बताती है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मजबूत आपदा प्रबंधन, भूकंपरोधी निर्माण और जो प्रभावी चेतावनी है उसकी प्रणाली के लिए कितना आवश्यक है। यानी कि अगर इस तरह के भूकंप कहीं देखे जाते हैं तो कितना ज़्यादा जो खतरा है वो देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या उनके जो वहाँ पर प्रभावित लोग हैं उनके लिए वहाँ की सरकार जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाएगी या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।